हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ नए टॉपिक्स ऑसिलेशन का चैप्टर का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर्स इफेक्ट कई चीज में होता है, साउंड में है, लाइट में है, टॉपिक्स में। हम यहाँ पर आपके साथ लेके आए हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। साउंड में क्या डॉपलर्स इफेक्ट होता है? डॉपलर्स इफेक्ट है क्या, आप पहले उसको समझ लीजिए कि जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच आपेक्षिक गति होती है, मतलब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक इंजन सीटी बजाते हुए आती है, तो आप कान को ऐसे अंगुली लगाते हैं, मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रहा है वो ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। जब वही इंजन आगे चली जाती है तो आप कान से हाथ जो है हटा देते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इंजन खड़ी हो और हॉर्न बजा रही हो और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तब फिर आप कान को बंद कर लेते हैं, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई पड़ता है। और फिर आप इंजन से दूर चले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई पड़ता है। कहने मतलब व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी heard by observer is something different from the original frequency of the sound। जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेक्षक के द्वारा सुनी गई ध्वनि की तीव्रता मूल ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से अलग होती है। इसी घटना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डॉपलर्स नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए उनके नाम पर रखा गया इसको डॉपलर्स इफेक्ट। इसलिए डॉपलर्स इफेक्ट का ये जो है कंडीशन हमने यहाँ बताया है। मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है एस, हमने यहाँ लिखा है एस इज ध्वनि का स्रोत, सोर्स ऑफ साउंड। और यहाँ पे है ओ ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर लिया है। वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर लेने से क्या होता है कि सोर्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो एक सेकंड में इसको यहाँ पे सुनाई पड़ेगी, मतलब एक सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ सुनाई पड़ेगा। इसलिए एन हम यहाँ दिखाया आपको कि एन वेव्स यहाँ तक पहुँचता है एक सेकंड में। एन इज मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं, और भी है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो उस स्थिति में जो वेव लेंथ होगा, वेव का जो लेंथ होगा वो है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं, एन इक्वल टू वी बाय लेमडा। लेमडा को हम लोग यहाँ कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सोर्स ऑब्जर्वर सबको एक डायरेक्शन में मूव करा है। यहाँ देखिए सोर्स यहाँ से मूव कर रहा है वी एस, वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वी ओ हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साउंड का जो वेलोसिटी होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और सोर्स के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन वाली है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो ये हो गया v माइनस वी एस। फिर दूसरा कंडीशन है यहाँ से, तो एक यहाँ से जब v माइनस वी एस आ रहा था, अब मान लीजिए कुछ ये सोर्स चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होना चाहिए। दोनों का वेलोसिटी अगर सेम रहा तो फिर डॉपलर्स इफेक्ट नहीं होगा, वो कंडीशन बताएंगे लास्ट में। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कम है, सोर्स का वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब ये सोर्स मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे अगर सोर्स आ गया यहाँ से, तो ये जो वेव आपको एक सेकंड में यहाँ सुनाई पड़ रहा था वो अब यहाँ से उसको ऐसे सुनाई पड़ेगा, यहाँ से उसको इतना ही सेकंड में सुनाई पड़ेगा इस ढंग से, हालांकि कुछ दूर चला गया है ये, मतलब ये जो लेंथ है वेव लेंथ वो घट जाएगा। एक सेकंड में निकलने वाली तरंग v माइनस वी एस दूरी में ही फैलेगा, v माइनस वी एस दूरी में ही फैलेगी, अतः तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश घट जाएगा। तो लैम्डा डैश अगर घट जाएगा तो लैम्डा डैश का जो फॉर्मूला अभी यहाँ लिखे थे n इक्वल टू वी बाय, लैम्डा डैश का फॉर्मूला लिखे थे n इक्वल टू वी बाय n हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है तो v माइनस वी एस और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका n है,
इसलिए ये वेवलेंथ उसका हो जाएगा v माइनस वी एस बटे एन। ये वेवलेंथ किसके लिए होगा? ऑब्जर्वर के लिए। अब ऑब्जर्वर को कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, इसलिए यहां देखिए प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये हो जाएगा v माइनस वी। तब प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? वो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हर्ड कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाय लैम्डा। तो ऑब्जर्वर का कौन सा वेलोसिटी ऑफ साउंड है? v माइनस वी ओ, ये हो गया। और लैम्डा ये वेवलेंथ उसको उसके लिए काम करेगा v माइनस वी ओ बाय लैम्डा डैश। और लैम्डा डैश का वैल्यू यहाँ पर है v माइनस वी एस बाय एन, यहाँ पुट कर दिए v माइनस वी एस बाय एन। तो ये n क्या होगा आपका? ऊपर चला जाएगा, इसलिए एन डैश इज इक्वल टू v माइनस वी ओ बाय v माइनस वी एस इंटू एन। ये हुआ, मतलब ये कह सकते हैं इसको कि बेसिक फॉर्मूला, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग 6 कंडीशन निकालेंगे। क्या क्या 6 कंडीशन हो सकता है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला कंडीशन जो यहाँ हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन जो आपको हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स जा रहा है। आइए देखिए यहाँ से इसके नीचे हम लिखते हैं नोट दे करके, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब स्रोत जो है, स्रोत स्थिर श्रोता या स्थिर प्रेक्षक की ओर गतिशील है, when the source is moving towards an observer at rest। अब देखिए यहां से ऑब्जर्वर एट रेस्ट में है तो वी ओ इक्वल टू जीरो, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो ये पहला कंडीशन हम लोग फ्रीक्वेंसी लिए हैं, तो यहां पर मान लेते हैं कि एन डैश इक्वल टू एन वन, इसलिए अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको यहाँ, तो आपका आ जाएगा एन वन इक्वल टू वी, ये जीरो हो गया आपका, वी माइनस वी एस इंटू एन। ये फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला हुआ। अगर एक इंजन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की ओर इतना वेलोसिटी से जा रही है और वो जो हॉर्न बजा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एन वन इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी एस इंटू एन। यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए दूसरा कंडीशन हो गया जब ये सोर्स ऑफ साउंड यहां तक आया, ऑब्जर्वर से दूर चला जाएगा ये, तो ऑब्जर्वर से दूर चला जाएगा, इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्वर की ओर आया तो इसका वेलोसिटी जो था सोर्स का वो प्लस में होगा, और जब बाहर चला गया तो इसका वेलोसिटी माइनस में चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब स्रोत स्थिर श्रोता से दूर गतिशील है, ये दूर जा रहा है, जैसे ही यहां से दूर गया इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड जो, सॉरी इसका वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है उसका डायरेक्शन हम लोग यहां से यहां तक पॉजिटिव लिए हैं, यहां से यहां तक नेगेटिव हो जाएगा इसका। रेस्ट तो है ही, जब स्रोत स्थिर श्रोता या स्थिर प्रेक्षक, तो वी ओ आपका जीरो हो गया, और वी एस यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव ले लेंगे इसको, नेगेटिव, और एन डैश को हम यहाँ मान लेते हैं एन टू, तो अब यहाँ लगा दीजिए आप एन टू, ये जीरो है, ये जीरो है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो v बाय v प्लस वी एस इंटू एन, v बाय v प्लस वी एस इंटू एन। अगर आप ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं, मतलब इंजन सीटी बजाते हुए ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब नीचे बढ़ गया ना, नीचे बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगा, यहाँ कम था अभी सुनाई पड़ रहा था, यहाँ घट। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, ऑब्जर्वर को आप लाइए इधर से, थर्ड कंडीशन,
थर्ड कंडीशन इमेजिन कीजिए कि सोर्स को हम रेस्ट में रखते हैं, सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तीसरा कंडीशन आपका हो गया यहां से, थर्ड कंडीशन, जब प्रेक्षक स्थिर स्रोत की ओर गतिशील है, जब प्रेक्षक स्थिर स्रोत की ओर गतिशील है, when the observer is moving towards a source at rest, मतलब यहाँ पे vs is जीरो, ऑब्जर्वर का यहाँ जो वेलोसिटी हम टुवर्ड्स राइट लिए हैं, राइट पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट करेंगे, इधर आने के लिए इधर आना है, इसको, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब VO विल बी नेगेटिव। और फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ मान लिया, थर्ड कंडीशन है N3, तो यहाँ से N3 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखिए ये जीरो हो जाएगा आपकी बार, ये जीरो है और ये नेगेटिव हो गया यहाँ से, तो दैट विल बी V प्लस VO बाय V इंटू N, V प्लस VO बाय V इंटू N, ये हो गया आपका, मतलब ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो वेलोसिटी ऊपर बढ़ गया, इसलिए ज़्यादा समय पड़ेगा, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है जो उसको बजा रहा है, इंजन हो या कुछ। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या होगा, आप यहाँ से आए, देखिए सोर्स यहाँ पर है, ये इधर से आया यहाँ तक लिया नेगेटिव, और जैसे ही यहाँ से इधर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से उसको हम ले लेंगे इस तरह से। तो ये हुआ जब प्रेक्षक स्थिर स्रोत से दूर गतिशील है, जब प्रेक्षक स्थिर स्रोत से दूर गतिशील है, स्थिर स्रोत से दूर गतिशील है, when the observer is moving away from the source at rest, तो यहाँ पर तो सोर्स एट रेस्ट, तो ये जीरो है ही, यहाँ पे VO विल बी पॉजिटिव हो जाएगा, और एंडेस का डायरेक्शन यहाँ ले लीजिए आप N4, तब आपका फॉर्मूला जो आ जाएगा N4, ये आपका उसी रूप में रहेगा, इसलिए V माइनस VO बाय V इंटू N, V माइनस VO बाय V इंटू N, ये था हम लोग का फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, देखिए फिफ्थ कंडीशन हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, दोनों सोर्स भी इधर जा रहा है, सोर्स इधर है और ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है और ऑब्जर्वर इधर है, तो इसका कंडीशन मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला कंडीशन, और ये थर्ड जो हम लोग लिए हैं यहाँ पर से, दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। नंबर 5 आपका हो जाएगा जब स्रोत और श्रोता या प्रेक्षक, जब स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे की ओर गतिशील है, जब स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे की ओर गतिशील है, when the source and the observer both are moving towards each other, मतलब क्या हुआ आपका, VS इधर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा ही, इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, तो VO इज नेगेटिव, और एंडेस का जो कंडीशन है N5 हम लोग लगा लेते हैं, N5 तो पॉजिटिव है ये, तो ये उसी रूप में रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका N5 का कंडीशन हो जाएगा वहां से V माइनस VO
V माइनस VO, V माइनस, ये ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, नहीं ऑब्जर्वर इधर आया है तो प्लस हो जाएगा, ये यहां से ये इधर आ रहा है तो प्लस हो गया, V प्लस VO बाय V माइनस VS इंटू एन, V प्लस VO बाय V माइनस VS इंटू एन। जब स्रोत और प्रेक्षक या जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील है तो V प्लस VO बाय V माइनस VS इंटू एन। दिस इज फॉर्मूला फॉर फिफ्थ कंडीशन। पांचवें स्थिति के लिए ये फॉर्मूला आएगा, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी डालेंगे, सोर्स का वेलोसिटी डालेंगे। सिक्स कंडीशन है और ये लास्ट कंडीशन है इसका, जब ऐसे आया दोनों एक दूसरे की ओर, इधर से राइट हैंड मेरा सोर्स है और लेफ्ट हैंड मेरा ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की ओर आया, एक दूसरे की ओर आया, इंजन भी सीटी बजाते हुए आ रही है और प्रेक्षक भी एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म पर, तो ये कंडीशन हो गया। अब यहां तक दोनों आए, अब फिर यहां से ऐसे हुआ, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ जो है चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब छठा कंडीशन में हो जाएगा हम लोग का कि जब स्रोत और प्रेक्षक, जब स्रोत और प्रेक्षक, जब स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे से दूर गतिशील है, एक दूसरे से दूर गतिशील है, when the source and observer both are moving away from each other, away from each other, तो यहां जो कंडीशन था वो चेंज हो जाएगा। अब ये सोर्स जो है जैसे ही ऑब्जर्वर से आगे बढ़ेगा तो VS विल बी नेगेटिव, VS नेगेटिव, और VO उधर से नेगेटिव वेलोसिटी में आ रहा था, जैसे ही सोर्स को क्रॉस करेगा ये VO विल बी पॉजिटिव, VO विल बी पॉजिटिव। और कंडीशन जो हम लोग सिक्स कंडीशन है ये हम लोग ले लेते हैं N6, N6 यहां से ले लेते हैं, तब हम लोग का कंडीशन आ जाएगा यहां से, देयरफॉर N6 विल बी, ये चेंज हो जाएगा, देखिए यहां से ये इसमें ये अपने आप पॉजिटिव है तो वही कंडीशन रहेगा, और ये नेगेटिव है तो ये चेंज हो जाएगा, V माइनस VO बाय V प्लस VS, V माइनस VO बाय V प्लस VS इंटू एन, V माइनस VO बाय V प्लस VS इंटू एन। दिस इज फॉर्मूला नंबर सिक्स, फॉर्मूला नंबर सिक्स। ये है बेसिक कंडीशन का फॉर्मूला। छह कंडीशन हुआ, पहला जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। दूसरा कंडीशन हुआ व्हेन सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तीसरा कंडीशन हुआ सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। फोर्थ कंडीशन हुआ सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। फिफ्थ कंडीशन हुआ व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील है। और सिक्स्थ कंडीशन हुआ व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब कंडीशन है कि मान लीजिए सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड है और सोर्स ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कुछ है, तब ये फॉर्मूला हम लोग का चेंज हो जाएगा। ये जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं जनरल फॉर्मूला, उसी में हम लोग यहाँ चेंजिंग करते हैं, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर स्पेशल कंडीशन दे सकते हैं, स्पेशल कंडीशन के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं, और वो स्पेशल कंडीशन एंगल पर डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला यही है हम लोग का, और वहीं से हम लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहां से हम आते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हम इसको यूज करना चाहेंगे। बेसिक फॉर्मूला को हम लोग स्पेशल केसेस में, ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बीच का कुछ एंगल है और सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बीच का कुछ एंगल है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं स्पेशल केसेस। विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में इसको यूज करेंगे। जब प्रेक्षक, जब प्रेक्षक और ध्वनि
के, इसको आप कह सकते हैं जब प्रेक्षक के वेग और ध्वनि के वेग, है ना, जब प्रेक्षक के वेग क्या था VO और ध्वनि का वेग V के बीच का, दोनों मतलब दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। जब प्रेक्षक के वेग VO और ध्वनि के वेग V के बीच का कोण अल्फा और ध्वनि के बीच का कोण अल्फा और स्रोत के वेग VS तथा ध्वनि के वेग V के बीच का कोण बीटा है, तो n डैश बराबर क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, सोर्स इधर जा रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया और साउंड इधर है V, इसके कोण अल्फा है, तो इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है क्योंकि उस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V cos अल्फा, इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये cos अल्फा और cos बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके साथ में, फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग उसके साथ में। अल्फा किसके बीच का था, सोर्स ऑब्जर्वर के बीच, तो फॉर्मूला आ जाएगा n डैश इक्वल टू V माइनस V नॉट VO cos अल्फा बटे V माइनस VS cos बीटा इंटू n। ये फॉर्मूला आपको हो गया जब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो n डैश विल बी V माइनस VO cos अल्फा डिवाइडेड बाय V माइनस VS cos बीटा इंटू n। ये हो गया हम लोग का, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये कंडीशन चलाएगा, cos जीरो का वैल्यू हम लोग जानते हैं अल्फा है, cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक कंडीशन और आता है इसमें, अगर मान लीजिए मीडियम इज नॉट एट रेस्ट, या मीडियम का वेलोसिटी भी कुछ है, हवा तेज से चल रही है और हवा का डायरेक्शन भी अगर उसी, हवा का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हम उसी डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि यदि माध्यम का वेग vm है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, माध्यम का वेग vm है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप उसको प्लस कर सकते हैं, तो ये कंडीशन आ जाएगा n डैश इक्वल टू v प्लस vm माइनस vo cos अल्फा डिवाइडेड बाय v प्लस vm माइनस vs cos बीटा ये इंटू n। ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपको, ये स्पेशल कंडीशन का दूसरा फॉर्मूला आपको आ गया। इसमें मीडियम का भी वेलोसिटी हम लोग कंसीडर किए हैं, लेकिन नॉर्मल वे में डॉपलर इफेक्ट जो है इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, जितना फॉर्मूला इसके पहले बताए थे वो इसके लिए, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था इस फॉर्मूला में हम लोग का वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ मीडियम को हम लोग जीरो लेके चले। स्पेशल कंडीशन एक और आता है कि कब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन कब नहीं होगा, तो हम लोग उसको भी इस ढंग से देख सकते हैं कि मान लीजिए सोर्स है और ऑब्जर्वर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों का वेलोसिटी सेम है, तब फिर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही हमेशा उसको ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगा, डिफरेंट नहीं सुनाई पड़ेगा। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों, यहाँ पर सोर्स है इसका वेलोसिटी vs है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है इसका वेलोसिटी, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जो है वो vo है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तब क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहेगी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही
सुनाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं, तीसरा कंडीशन कह सकते हैं कि यदि स्रोत और प्रेक्षक या ऑब्जर्वर जो कह सकते हैं, प्रेक्षक समान वेग से एक ही दिशा में, समान वेग से एक ही दिशा में गतिशील है, तो देयर विल बी नो डॉपलर्स इफेक्ट, देयर विल बी नो डॉपलर्स इफेक्ट, मतलब डॉपलर का प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ कह सकते हैं स्रोत और प्रेक्षक समान वेग से एक ही दिशा में गतिशील है, तो डॉपलर का प्रभाव नहीं होगा, डॉपलर का प्रभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, there will be no Doppler effect in sound when source and observer both are moving with same velocity in the same direction, और एक कंडीशन और हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, देखिए एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर है यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है, और दूसरा कंडीशन हो गया यहाँ पे, देखिए दूसरा कंडीशन हो गया कि यहीं पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे सोर्स है, वो मूव कर रहा है सोर्स। तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, सब जगह उसका दूरी बराबर रहेगा, इसलिए सब जगह उसको एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन मतलब क्या हो गया कि स्रोत और प्रेक्षक, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक अगर सर्कुलर पाथ के सेंटर पर है और दूसरा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सोर्स घूम रहा है, यहाँ पे सोर्स है और ऑब्जर्वर घूम रहा है, तब क्या होगा कि इसमें भी डॉपलर्स इफेक्ट नहीं होगा, इसमें भी डॉपलर्स का इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए डॉपलर्स के प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड को हमने एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा। वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम एक दूसरा वीडियो आपके साथ लेके आएंगे इसी से रिलेटेड, इसका एमसीक्यू, डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है एमसीक्यू में, किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो मतलब क्लास 11th का हो या फिर किसी नीट का हो या मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो या फिर ये एसएससी, झारखंड बीपीएससी, जहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रिलेटेड पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लेके आएंगे। और डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट भी होता है, उसकी भी चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इसको शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।